नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन मतलब कि ईवीएस। और ईवीएस के इस सीरीज़ में आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या बुनियादी बातें हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यातायात से रिलेटेड मानव के जीवन में शुरुआत से लेकर के अभी तक। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए, टीचर्स 24/7 पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। पूरी सीरीज़ हम लोग हमारा प्रयास है कि हम इस पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पूरी सीरीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। जीरो बुनियादी चीज़ों से लेकर के 0 से लेकर के 100 तक जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी ईवीएस के लिए, उस सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यातायात की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले बात यह आती है कि यातायात की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल जब हमको कभी किसी एक स्थान पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी हमें मूव करना होता है, ठीक है, एक जगह से एक दूसरे जगह जाना होता है, तो हमें किसी ना किसी माध्यम का उपयोग करना पड़ता है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उन माध्यमों की, उसकी हम अभी डिटेल में आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन मोटा मोटा तौर पर हम ये जानिए कि जब भी हम कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को गमन करने की आवश्यकता पड़ती है, मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो किसी ना किसी यातायात के साधन को चूज करता है। और उसके इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उसके इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं यातायात। ठीक है, तो ये मूवमेंट ही क्या कहलाती है, यातायात, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। इसकी एक बेसिक सी डिफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यातायात आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकता है। ठीक है, तो यातायात का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, मतलब जा रहा हो या आ रहा हो, तो वो कहलाता है यातायात। ठीक है, यातायात के अंतर्गत सामान्य यात्रा के साथ साथ ही परिवहन को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक, मतलब कि सामान्य यात्रा के अलावा जो भी परिवहन आप यूज़ करते हैं, जो भी परिवहन हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ करते हैं, वो भी यातायात के अंदर ही आता है। अगर हम यातायात एवं परिवहन के मुख्य मुख्य जो बिंदुओं की बात करें, मुख्य साधनों की बात करें, तो उनको मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है सड़क मार्ग, मतलब जब किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाई रोड जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सड़क मार्ग। रेल मार्ग की अगर बात करें कि मतलब जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान बाई ट्रेन जाते हैं, ठीक है, जब आप बाई ट्रेन जाएंगे तो इसको हम कहते हैं क्या, रेल मार्ग। तीसरा है जल मार्ग। जल मार्ग मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप जल मार्ग का उपयोग करते हैं। जल मार्ग में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप नाव का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप या क्रूज़ का, आज के समय में जैसे क्रूज़ जाते हैं, या फिर जो समंदर में जो बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, पोर्टिंग में जिसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में बड़े बड़े पोर्ट हब जो बनते हैं, तो वो जल मार्ग के द्वारा होता है। और जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा जो साधन है वो है वायु मार्ग। वायु मार्ग जब आप वायु में मतलब हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उस तरह के यातायात का जो साधन होता है उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो एज अ वायु मार्ग किया गया है। मतलब कि एज इन एयर जब आप ट्रेवल करते हैं, तो जैसे कि जब आप एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, एरोप्लेन से जब आप ट्रेवल करते हैं, या फिर जब आप हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करते हैं, मतलब ऐसे साधनों का उपयोग करके जब आप ट्रेवल करते हैं तो वो वायु मार्ग की कैटेगरी में आता है। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग के बारे में अगर हम मुख्य मुख्य चीज़ों की बात करें, तो दरअसल यातायात के साधनों के रूप में सड़क मार्ग का एक विशेष योगदान है। क्यों? क्योंकि किसी भी निकटस्थ गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र प्रासंगिक साधन माना जाता है।
मतलब जब हमें कोई छोटी दूरी, आम तौर पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आप मतलब एक बड़ी दूरी सड़क मार्ग के द्वारा नहीं तय कर सकते, लेकिन जब हम किसी छोटी दूरी को या फिर किसी किसी हमें निकट स्थान पर जाना होता है, ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए क्या है, सड़क मार्ग जो है सबसे सूटेबल और सबसे प्रासंगिक साधन माना जाता है। जैसे कि अगर आपको मार्केट जाना हुआ, ठीक है, आपके घर से मार्केट 2 किलोमीटर दूर है, आपके घर से मार्केट 1 किलोमीटर दूर है, या फिर आपके घर से जो है मार्केट 500 मीटर दूर है, ठीक है, तो ऐसे में जब जो सबसे प्रासंगिक मतलब जो सबसे प्रेफर्ड आप बोल सकते हैं कि जो सबसे प्रेफर्ड तरीका होगा, वो यूजली क्या, आप कैसे आप ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल आप करेंगे सड़क मार्ग के द्वारा, ठीक है। इसीलिए ये सबसे प्रासंगिक माना जाता है, इसीलिए इसका जो योगदान भी है वो यातायात के साधनों में और यातायात के प्रकारों में इसका काफ़ी योगदान माना जाता है। और अब हम बात करें अगर सड़कों की, तो सड़कें जो हैं पक्की सड़कें भी हो सकती हैं, कच्ची सड़कें भी हो सकती हैं, मतलब ब्लैक रोड भी हो सकता है, या जो नॉर्मल रोड होता है जो जिसे आप कच्ची रोड बोलते हैं, नॉर्मल रोड भी हो सकता है। हालांकि आजकल पक्की सड़कों में भी दो अलग अलग कैटेगरी, कई सारी कैटेगरीज हो गई हैं, सीसी रोड बनने लगी है, और जो कोल का रोड होता है, चारकोल का रोड होता है, डामर रोड होता है, वो अलग होता है, तो वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और सबसे अच्छी जो सड़कों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों को बनाना काफ़ी इजी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। जो भी डेवलपमेंट टीम है, जो भी सड़कें बनाई जाती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मानदंड फॉलो नहीं करना पड़ता है। समतल ज़मीन होती है, समतल ज़मीन पे आपको कम श्रम खर्च करके, मतलब कम मजदूरी खर्चा करके आसानी से अच्छी सड़कें बनाई जा सकती हैं। इसलिए जो है मैदानी क्षेत्रों में सड़कें जो है ज़्यादा बनाई जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मरुस्थलों की बात करें, वनों की बात करें और पर्वतों की बात करें, मतलब हिल्स पे अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी सड़कें बनी होती हैं, बट इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। मतलब जितनी सड़कें यहाँ पे होती हैं उतनी सड़कें यहाँ पे नहीं होती हैं, या होती हैं तो थोड़ा सा उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको बनाना जो है दरअसल एक कठिन कार्य होता है। यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही कि नहीं होती, यहाँ पे बात होता है कि सुलभता की अगर हम बात करते हैं तो सुलभता यहाँ पे जो है क्या होती है, सुलभता यहाँ पे कम होती है। अगर हम हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग की बात करें तो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। हिमालय में जो मनाली और लेह का जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। वहीं पर भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, जिसे हम इंग्लिश में सबवे कहते हैं, आपने मतलब कि मूवीज़ में, जो हॉलीवुड के मूवीज़ में खास करके इसका जिक्र सुना होगा, सबवे, ठीक है। तो जो भूमिगत सड़कें होती हैं, जो थोड़ा निचले स्तर पर बनाई जाती हैं ज़मीन के अंदर, तो इन सड़कों को क्या कहते हैं, सबवे कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग भी हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण भी नवीनतम है, और अब बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे जो क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे में क्या होता है कि आप सड़कें ही होती हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की सड़कें होती हैं जहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है इन कंपेयर टू, अगर हम अपने लोकल सड़कों की बात करें। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे आप तेज गति से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं। अगर हम भारत की सड़कों की सक्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण करें तो उसकी एक अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मतलब जो मतलब हाई लेवल की सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे हैं, वो किस कैटेगरी में दरअसल आती हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो बड़ी आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सड़क के लिहाज से अगर हम देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो संचालित किया गया है, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ठीक है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये दरअसल भारत के चारों कोनों को जोड़ने का कार्य करती है। अगर हम आपको मोटा मोटा भारत का नक्शा बनाते हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो मतलब कि ये जो चारों कोनों को जोड़ने का काम है, ये चारों कोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी कहते हैं सड़कों के मैटर में।
ठीक है। तो इसका काम है कि भारत को चारों कोनों से जोड़ना है, और इसका काम क्या है, यह दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महानगर राजमार्ग सड़क परियोजना है। ठीक है, जो क्या करती है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गलियारा भी इसी का एक विशेष भाग है। अगर हम पूर्व से पश्चिम के गलियारे की बात करें, कॉरिडोर की बात करें, तो यह पोरबंदर से सिलचर को, एवं उत्तर से दक्षिण गलियारे की बात करें तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को क्या करता है, जोड़ता है। श्रीनगर यहाँ पे है, ठीक है, सबसे टॉप जिसे कहा जाता है। कन्याकुमारी भारत का सबसे निचला भाग है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी और यहाँ से यहाँ, ये जो है क्या है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो सड़कों का जाल बिछाया गया है, भारत सरकार के द्वारा जो योजना स्टार्ट की गई थी, एक मुहिम स्टार्ट की गई थी कि पूरे भारत के चारों कोनों को हम सड़क, राजमार्ग, नेशनल हाईवे के सड़कों से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसी योजना के अंतर्गत ये सड़कें बनाई गई। अगर वही बात करें हम, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, जिसे हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो नेशनल हाईवे क्या करता है, नेशनल हाईवे बेसिकली क्या करता है, नेशनल हाईवे जब एक दूर के दो शहरों को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे दिल्ली से मुंबई जाना हुआ, या फिर दिल्ली से बेंगलुरु जाना हुआ, या फिर मुंबई से चेन्नई जाना हुआ। ठीक है, मतलब जो दूर के जो बड़े शहर, जिसे आपको दूर के दो भागों को जब जोड़ने का जो काम है, वो काम करता है कौन, नेशनल हाईवे करता है। दरअसल ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या है, प्राथमिक सड़क तंत्र है, जिनका निर्माण एवं रख रखाव ये कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव कौन करता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसे कहते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, CPWD, और इसी के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप NHAI के नाम से भी जानते हैं, नाही के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर हम राज्य राजमार्गों की बात करें, तो राज्य के राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, ऐसी सड़कें जो किसी भी राज्य के राज्य राजमार्ग क्या करते हैं, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। मतलब ऐसी सड़कें जो किसी राज्य की राजधानी को उस राज्य के विभिन्न जिलों से जोड़ती हो, उसे राज्य राजमार्ग कहा जाता है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था का निर्माण एवं का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम का रख रखाव देखभाल ये किसके अंतर्गत आता है, ये CPWD के अंतर्गत आता है। वहीं पे राज्य जो राजमार्ग है, इसका पूरा का पूरा दारोमदार किसके अंतर्गत आता है, PWD के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा एज अ नोट्स फॉर्मेट में ही हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं एज इट इज़। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस नोट से भी बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जिला मार्ग की बात करें, तो जिला मार्ग दरअसल ये सड़कें हैं जो प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जिला मार्ग कहते हैं। और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ठीक, अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो सीमांत सड़कें। ठीक है, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन, जिसे हम कहते हैं BRO, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं उनकी देखरेख करता है, इसे क्या कहते हैं, इसे
सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नाम से इसे जानते हैं। सन 1960 में इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ, इनका कार्यक्षेत्र कहाँ का होता है, जहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, जैसे राजस्थान का इलाका हो गया जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है, या फिर गुजरात का इलाका जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, या फिर अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो चीन से सटा हुआ है, या फिर जो नेपाल, वे शहर जो नेपाल से, वे शहर जो नेपाल से सटे हुए हैं। तो सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो सीमाओं के समीपवर्ती, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्र जो होते हैं, वहां पे सड़क का निर्माण कौन कराता है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ करवाती है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, अगर हम सड़क परिवहन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात करें भारत को लेकर के, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कुछ तथ्य जो है जो इस प्रकार से हैं, उसमें हम लोग एक फटाफट से क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, बताई गई है, ठीक है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, वो है नेशनल हाईवे 47A। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-47A है, ठीक है। हालांकि पहले इसे जो है NH-966B नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में रीनेम करके NH-47 इसका नवीनतम नाम कर दिया गया था, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार 3 किलोमीटर कूडानूर से लेकर विलिंगटन द्वीप तक है। सबसे बड़ा राजमार्ग NH-44, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, जिसका कि पुराना नाम NH-966B कहा जाता था, और ये कूडानूर से विलिंगटन द्वीप तक इसका निर्माण किया गया है। भारत का सबसे प्राचीन सड़क शेरशाह सूरी मार्ग है, ठीक है, शेरशाह सूरी, जिसे हम जीटी रोड, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। अगर हम मुगल इतिहास की बात करें, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, तो शेरशाह सूरी जो है, अगर सड़कों के क्षेत्र में विकास की बात करें तो शेरशाह सूरी का एक अलग से एक विशेष योगदान रहा है, खास करके सड़कों को लेकर के। और ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है, ये बेसिकली शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। और यह इसको जो शेरशाह सूरी द्वारा यह बनवाया गया था, इससे हम NH-1, NH-2 एवं NH-91 को मिलाकर जो है ये ग्रांड ट्रंक रोड बनती है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कोलकाता से लेकर के अमृतसर के बीच में बनी हुई है, ठीक। अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है मनाली लेह राजमार्ग है। लद्दाख के ज़्यादातर लोग ट्रॉली का उपयोग करते हैं, ठीक है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु पटना भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची सड़क की बात करें, अगर सबसे ऊंची हाईवे की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो मनाली लेह जो राजमार्ग है, ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा राजमार्ग है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रेल मार्ग, जो कि ये दूसरा पॉइंट है यातायात के प्रमुख साधनों की। जब हम लोग बात कर रहे थे, 4 मुख्य साधनों की बात कर रहे थे, किसकी, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग की बात कर रहे थे। तो अब सेकंड पॉइंट में बात करेंगे रेल मार्ग, जिसके द्वारा भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और भारत में काफी प्रेफर भी किया जाता है इसको। रेल मार्ग, रेलवेज की बात करें, के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य किया जाता है। शुरुआत में वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। कालांतरण डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया, और अब धीरे धीरे डीजल इंजन भी कम होते जा रहे हैं, या अगर हम ऐसा कहें कि खत्म होते जा रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब ज़्यादातर रेल इंजन जो है वो बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलते हैं, विद्युत इंजन से उसको क्या कर दिया गया है, सारे इंजनों को रिप्लेस कर दिया गया है। जो नहीं भी रिप्लेस हुआ है, उनको रिप्लेस करने की तैयारी सरकार द्वारा, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंडियन रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर उसको किया जा रहा है। अगर पिछले 150 से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जानी जाती है। 150 साल से अधिक में भी जो है इसका
यूज़ जो है हम इंडिया में करते आ रहे हैं, भारत में करते आ रहे हैं। 1853 में शुरुआत हुआ था इसका, कहाँ से? मुंबई और ठाणे के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे रेल का जाल जो है, रेलवेज ने सारे देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना ली, ताकि यातायात में मनुष्य भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकें तथा सामान भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकें। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों एवं कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए बहुत हद तक क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। मतलब इसमें भी जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, उद्योग मतलब और कृषि जो है, इसमें भी भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल जोनों में संकलित किया गया है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.3 किलोमीटर में बना हुआ है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। हालांकि अब ये जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, जो लोग जीके पढ़ रहे होंगे, हालांकि ये अब उत्तर प्रदेश से चेंज होकर के वो प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो पाया है, चालू हो पाया है कि नहीं, इसके बारे में अभी मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। शायद ये कर्नाटक के हुबली में ये शिफ्ट होने वाला है, ये प्लेटफॉर्म, जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाएगा। इसके संचालन की अभी लेटेस्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा इससे पहले अगर ये इस चीज़ को अगर हम हटा देते हैं तो भारत विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई कुल मिलाकर लंबाई 1.3 किलोमीटर है। वहीं भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो क्या है? डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु के मध्य स्थित है, जिसकी कुल लंबाई क्या है? 4286 किलोमीटर है। 4286 किलोमीटर की लंबाई है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। डिब्रूगढ़ असम से शुरू होता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। इन दो महत्वपूर्ण स्टेशनों को विवेक एक्सप्रेस जोड़ता है। मतलब विवेक एक्सप्रेस जो असम से लेकर के तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाती है, वो इसी रेल मार्ग पर क्या करती है? संचालित की जाती है। अब हम रेलवे एवं उससे संबंधित कुछ तथ्यों की फटाफट जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। जिनको नोट्स बनाना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। इससे पहले कि हम मार्कर का उपयोग करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहला जो है वो है कोकण रेलवे, मुंबई से मैंगलोर के बीच चलती है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं सुरंगें हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए है? ये जो मुंबई से मैंगलोर के बीच ये जो रेलवे लाइन जाती है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसलिए है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक पुल एवं सुरंगें वाली लाइन कौन सी है, तो आप किसका नाम लेंगे? ये, ठीक है। जम्मू बारामूला रेल मार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है, जिसके प्रमुख स्टेशन हैं उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर एवं बारामूला, ठीक है। माउंटेन रेलवे भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होती है, इनको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, हिल स्टेशन पे जो ट्रेनें चलती हैं, वो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसमें से क्या कौन कौन प्रमुख हैं? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे प्रमुख है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, कांगला घाटी रेलवे। ये जो प्रमुख भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित हो जाती हैं, माउंटेन रेलवे जिसे कहते हैं, ये प्रमुख भारत की ये 4 जो है प्रमुख वो रेलवेज में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करें ट्रेनों की, एक अलग क्वालिटी की बात करें। अभी तक हम नॉर्मल ट्रेनों की बात कर रहे थे, नॉर्मल ट्रेनों से फिर हम आए माउंटेन रेलवे पे। अब एक और विशेष तरह की ट्रेनों की हम जिसकी बात करेंगे, जिसकी बात करते हैं हम किसकी? मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं। तो मेट्रो रेल प्रणाली जो है, इसकी शुरुआत कोलकाता में की हुई थी और दिल्ली में इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को की गई थी। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, जिससे आम जनजीवन जो है बहुत हद तक डिपेंडेंट हो गया है दिल्ली मेट्रो पे। इसी तरह से दिल्ली मेट्रो की ही तर्ज पर भारत के अन्य शहरों में भी मेट्रो के कार्य को जोर शोर से किया जा रहा है और अन्य शहरों में भी क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। मेट्रो के तौर पर ही मोनो रेल की शुरुआत जो है मुंबई में, जो मोनो रेल हुई उसकी शुरुआत मुंबई में हुई, जो मुंबई में क्या की जाती है? मोनो रेल चलती है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें जल मार्ग की, तो जल मार्ग में अगर हम बात करें तो जल मार्ग जब लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग, जिसे हम वाटरवेज कहते हैं, सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अंतर्देशीय जलमार्ग, दूसरा होता है समुद्री जलमार्ग। अगर हम अंतर्देशीय जलमार्ग की बात करें तो अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है? इसका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसी नहरें, झीलें एवं नदियां सम्मिलित होती हैं जो नौगम में होती हैं, ठीक है, जिसमें नाव आसानी से जा सकती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में फर्क है। जब किसी देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसका उपयोग किया जाए, जैसे गुजरात से अगर आपको आना है, चेन्नई जाना है, गुजरात से आपको आंध्र प्रदेश जाना है, उस केस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम कुछ इसके उदाहरण की बात करते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग की। इलाहाबाद, हालांकि इसका नाम अब इलाहाबाद से चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो मे भी आपको क्वेश्चंस में अगर प्रयागराज दिया जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलाहाबाद से हल्दिया या प्रयागराज से हल्दिया, जो कि गंगा नदी पे बेसिकली क्या किया गया है? ये जलमार्ग आश्रित है, सो मतलब डिपेंडेंट है। वहीं सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, कोल्लम से कोट्टापुर केरल के अंदर है ये, तालचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी के ऊपर, लखीमपुर से भागा बाराक नदी के ऊपर, ठीक है, काकीनाडा से पांडुचेरी। ठीक है, इन सभी जो मार्ग है, इन सभी मार्गों को अंतर्देशीय जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो देश के अंदर ही क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए काम आते हैं। वहीं पे हम अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो इसका प्रयोग सदैव से दो देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय से नाम से ही आपको क्लियर हो गया है, जब दो देशों के बीच में ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लागू की जाएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो वाया एयर ना होके, वाया सड़क ना होकर के, वाया रेलवे ना होकर के कैसे है? जल मार्ग के द्वारा है। ठीक है, ये मार्ग अंतरराष्ट्रीय पत्तनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्तन के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पत्तन का मतलब यहाँ से पोर्ट है, जिसे कहते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोर्ट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कांडला जो कि गुजरात में है। ठीक है, दूसरा है नौहासेवा जो कि मुंबई में है, मार्गोवा जो गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, कोची केरल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया कोलकाता में जो का सहायक बंदरगाह है। तो ये जो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, जो एक स्थान से जब किसी एक देश से दूसरे देश पर जलमार्ग के द्वारा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, तो उस केस में इन मुख्य पोर्टों का यूज़ किया जाता है। हालांकि और भी कई सारे पोर्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य हैं हम लोगों ने सिर्फ उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। वहीं पे अगर हम बात करें, केरल के लोग वहाँ के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। किसके लिए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वायुमार्ग। वायुमार्ग मतलब जब हम हवा में ट्रेवल करते हैं, मतलब एरोप्लेन से जब ट्रेवल करते हैं या फिर जब हम हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी संसाधन जिसका उपयोग हम हवा में करते हैं एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए, तो वो दरअसल वायुमार्ग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वायुमार्ग की अगर बात करें तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ यह परिवहन का सबसे तेज साधन माना जाता है। ठीक है, सबसे तेजी से अगर आपको ट्रेवल करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। हालांकि ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन भी है। ठीक है, क्योंकि ईंधन इसमें ज़्यादा कॉस्टली लगता है, सारा मेंटेनेंस से लेकर सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, इसलिए थोड़ा सा ये क्या है, ये महंगा भी है। ठीक है, इसकी सेवाएं जो है दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जाती हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वर्ष 1911 में वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा के रूप में हुआ था। भारत की अगर बात करें, इलाहाबाद, फिर से आपको हम याद दिला देते हैं, इलाहाबाद जिसका नया नाम क्या है? जिसका नया नाम है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज ये क्या है?
प्रयागराज एक जिले का नाम है। वहीं पे नैनी जो है, ये नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि जमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा पार्ट है, इसी प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है। तो भारत में सबसे पहले जो वायु परिवहन शुरू किया गया वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा के रूप में शुरू किया गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें शुरू हुई। सबसे पहले भारत में वायु परिवहन कहाँ शुरू किया गया? इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 के रूप में। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है, सबसे पहले वायु डाक सेवा कहाँ शुरू किया गया था? तो वो भी इलाहाबाद से नैनी के बीच में ही शुरू किया गया था। ठीक है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्रारंभिक समय में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय एवं इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों को हवाई सेवा उपलब्ध कराता रहा है। लेकिन हालांकि अब एयर इंडिया को बीच में गवर्नमेंट ने, एयर इंडिया शुरू में जो है टाटा का प्रोडक्ट था, बाद में इसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया। उसके बाद फिर अभी फिलहाल अगर आज की डेट की बात करें तो टाटा ही इसको लीड कर रहा है। एयर इंडिया को गवर्नमेंट से बीच में बहुत घाटे में चल रही थी, तो गवर्नमेंट से वापस टाटा ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के विलय को संयुक्त रूप से एयर इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। हालांकि आज के समय में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनीज हैं जो भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ठीक, उसकी बात हम लोग कभी बात किसी और क्लास में डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे जेट एयरवेज, इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, आकाशा एयर। ठीक है, ऐसे ही और कुछ प्राइवेट फर्म्स भी हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा अधिगम एवं दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता रहा है। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, तो भारत के अगर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो ये जो 4-5 हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट माने जाते हैं। सबसे पहला जो है उसमें सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी पहले कहा जाता था, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, दूसरा है मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई में है। ठीक है, और चौथा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। ये भारत के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हालांकि भारत सरकार की जो नई पहल है, उस नई पहल के अंतर्गत अब लगभग हर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बहुत से स्थानों पर संचालित भी हो चुके हैं, और वहाँ से आप उस जगह से डायरेक्टली आप किसी अन्य देश पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, फैसिलिटी डिपेंड करती है कि कहाँ से कहाँ की फ़्लाइट ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ से कहाँ की फ़्लाइट कम अवेलेबल है। वो एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इन हवाई अड्डों से अधिकांशतः देशों की फ़्लाइट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यातायात के इस वीडियो में इतना ही। आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप वीडियो में पहुँचे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो पूरा का पूरा पूरी की पूरी स्लाइड्स हमने अभी डिस्कस की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टीचर्स पॉइंट 24/7 के नाम से। अगर आप टेलीग्राम पे चैनल सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट आउट लेके, या जैसे भी आपको सहज पड़े अपने मोबाइल में सेव करके। वहीं पर यूट्यूब पर आपको जो चैनल है टीचर्स पॉइंट 24/7, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में और लोगों तक पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य है कि आपको कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही समय पर सही तरीके से आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारा
एक हमारी भी अपनी एक मुहिम है कि हमारी अन्य कोचिंग संस्थाओं की तरह हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि नहीं पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर चीज़ों के सब्जेक्ट के डिटेल्स को पढ़ने के लिए आपको हमारी अलग से कोचिंग क्लास परचेज करनी होगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी सीन नहीं होगा। जितने भी कंटेंट हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, अभी जो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ईवीएस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो ईवीएस के टॉपिक्स सीटेट, टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं केवीएस की भर्ती के लिए एवं अन्य जो भी इस प्रकार की परीक्षाएं हैं जहाँ पे बेसिक ईवीएस का पूछा जाता है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हम आपको यहाँ पे एज अ नोट्स ही समझ लीजिए कि नोट्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको ख़त्म करके यहाँ पे अवेलेबल कराई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं।